नमस्कार। ये जो कोचिंग इंडस्ट्री पर नया कानून आया है, देश के हर उम्र के बच्चे और उनके माता पिता के लिए समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये उनके हक में केंद्र सरकार ने बनाया है और बहुत जल्द सभी राज्य सरकारें अपने यहां लागू कर देंगी। ये आज आपको मैं एकदम सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर रहा हूं। मैंने अपने कैमरे का व्यू आप लोग के सामने एकदम छोटा कर दिया है, मगर स्क्रीन पर आप खुद पॉइंट्स पढ़ पाएंगे और मैं एक के बाद एक उनको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। चलिए, पहले पेज पर तो यह बताया जा रहा है कि यह कानून 2024 में आया है और चूंकि अस्त व्यस्त अवस्था में सभी देश में कोचिंग इंडस्ट्री काम कर रही थी, उनके ऊपर कोई कानून नहीं था। 80,000 करोड़ रुपए की यह इंडस्ट्री बेलगाम काम कर रही थी और अपने नियम शर्तों पर अपनी मनमर्जी से स्टूडेंट और जनता के साथ नियम बनाकर चलती थी। अब देश का कानून आ गया है जो कि उनके द्वारा बनाए गए नियम के ऊपर है। आइए, इसमें पहले पेज पर तो कुछ खास है नहीं, आपने ध्यान दिया होगा। दूसरे पेज पर देखते हैं कि इस कानून का असर क्या होगा। स्टूडेंट जो स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, उनका तनाव दूर करने के लिए और माता पिता की जेब पर जो लोड आ रहा है उसको कम करने के लिए यह कानून है। आइए देखते हैं, एक के बाद एक आपके सामने मुद्दे क्लियर करते जाएंगे अपन। बड़े ध्यान से सुनिएगा। डेफिनेशन ऑफ कोचिंग क्लासेस, यह एक बड़ा ही दिलचस्प मुद्दा है और मैं इतना खुश होकर आपके सामने इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि फिलहाल तो मैं इस डेफिनेशन के बाहर हूं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन अ कोचिंग सेंटर इंक्लूड्स अ सेंटर, यानी कि आपसे क्या बोल रहे हैं कि यह एक केंद्र के रूप में, सेंटर के रूप में स्थापित होना चाहिए जिसे कोई व्यक्ति या कोई संस्था संचालित कर रही हो और इसमें 50 से ज्यादा स्टूडेंट हो। यानी कि 50 से कम है तो वो नॉर्मल एक घरेलू ट्यूशन के रूप में माना जाएगा, फिर उसको कोचिंग सेंटर की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। और मैं क्यों खुश हो रहा हूं? क्योंकि जब से लॉकडाउन लगा है मैं इस कैटेगरी से बाहर हो गया। मैं अपने घर में रहता हूं और स्टूडेंट्स को भी अपने घर में रख रहा था और मेरे पास कभी 5 स्टूडेंट 2021 में, 2022 में 9 स्टूडेंट, 2023 में 4 स्टूडेंट और 100% सभी का IIT, NIT, IIIT में सिलेक्शन। और आज की डेट में भी मेरे पास कितने स्टूडेंट हैं? 9 है, उसमें से सिर्फ 5 JEE की तैयारी कर रहे हैं और इस बार भी मुझे उम्मीद है 100% सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये जो देश भर की कोचिंग गुमराह करती थी बच्चों को, मेरे को कई स्टूडेंट्स फोन करते थे कि भाई साहब मेरी फीस तो कोचिंग में जमा है, मैं आपके पास आना चाहता हूं, मगर अब पेरेंट्स को दोबारा फीस के लिए बोल नहीं सकता। तो भाई ये जो कानून आया है ये मेरे लिए भी और उस स्टूडेंट के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि उसको मैं सही सलाह दे पाऊंगा, उसका सिलेक्शन करवाने में भगवान श्री राम से प्रार्थना कर पाऊंगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसमें 50 का नियम आ गया, आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ कोचिंग क्लासेस, जो राज्य सरकार है वो अपने यहां कोचिंग क्लासेस का रजिस्ट्रेशन का कोई फॉर्म निर्धारित करे और खास बात यह रहेगी कि कोई एक बड़ा कोचिंग है जिसका कोई हेड ऑफिस है, वो वहां बस एक बार रजिस्टर्ड हो गया और फिर देश भर में ढेर सारी ब्रांचेस खोली, ऐसा नहीं चलेगा। उसको अपनी हर एक ब्रांच को अलग रजिस्टर करना पड़ेगा। और आगे आपको एक पॉइंट मिलेगा जिसमें यह भी हाईलाइटेड रहेगा कि उन्होंने जो टीचर अपने यहां रखे हैं नौकरी में, उनके बारे में भी आप अपनी डिटेल वेबसाइट पर डालिए, जिससे कि स्टूडेंट उनके बारे में, टीचर्स के बारे में जान सके। और उनके यहां से जो सिलेक्शन हुए हैं, भाई साहब उस स्टूडेंट को जिसका सिलेक्शन हुआ उसको किस टीचर ने पढ़ाया, कितने घंटे पढ़ाया, मैं तो चाहता हूं कि यह भी डिटेल स्टूडेंट को मिले। और कोई बच्चा जो एडमिशन लेने जा रहा है, स्कॉलरशिप टेस्ट में अधिकतर स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आते हैं, उन्हीं से फीस ली जाती है और जनरली उनको ही ऐसा टीचर दे दिया जाता है जो बस स्टूडेंट को खुश रखे, एकदम आनंदित रखे और उनको एहसास ना हो कि तैयारी उनकी करवाई ही नहीं जा रही है। और
उन स्टूडेंट से जो फीस मिलती है उससे वेरी हाई सैलरी पर जो टीचर्स होते हैं वो उन बच्चों को पढ़ाते हैं जिनसे फीस ली ही नहीं गई है, यानी कि जिनसे फीस ली गई उन्हीं के कॉम्पिटिटर को उनके ही पैसों से पढ़वाया जाता है अच्छे टीचरों से। तो अब पारदर्शिता आएगी। आप नियम आप भी पढ़ते रहिएगा। राज्य सरकार को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा सभी कोचिंग का। हु कैन टेक कोचिंग? स्टूडेंट बिलो एज ऑफ 16 आर नॉट परमिटेड, यानी कि 10वीं कक्षा पास हो चुका विद्यार्थी ही अब कोचिंग जाएगा। यानी कि मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते थे ना वो जनरली मेरे पास 10th 11th 12th और ड्रॉपर्स आते थे और वो लोग हल्के फुल्के में ही लेते रहते थे इस कंपटीशन को। तो मैं हमेशा एक डायलॉग बोलता था कि भाई दिल्ली में कोटा में जो बच्चे कक्षा 6वीं से मेहनत कर रहे हैं क्या उनको तुम इतने हल्के हल्के तरीके से हरा पाओगे क्या? मगर अब वो नियम हट गया। कोई भी कोचिंग कक्षा 10वीं के पहले विद्यार्थी को अपने यहां नहीं ले पाएगी। हां, ये बच्चे होम ट्यूशन के रूप में किसी से पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैं हूं। तो मैं अभी कितने 9 स्टूडेंट्स लेकर बैठा हूं। ये सभी स्टूडेंट्स मेरे घर के अंदर रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं, पढ़ाई करते हैं। सुबह 4 बजे हम लोग उठ जाते हैं, पूरे दिन पढ़ाई करते हैं, रात को 8 बजे सो जाते हैं और गहरी 8 घंटे की नींद लेते हैं जिससे कि पढ़ा हुआ ब्रेन में स्टोर होता है। और पूरे दिन मैं इन बच्चों के सिर पर रहता हूं, कुछ गड़बड़ करने नहीं देता। तो मेरे पास ये बच्चे मेरे घर में मेरे रिश्तेदारों के रूप में रह सकते हैं, मगर यदि इनकी संख्या 50 के बाहर जाती है तो फिर मैं भी इनको नहीं रख पाऊंगा। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये सब बड़े दमदार कानून है और बहुत अच्छा है। यदि मैं सिर्फ 50 स्टूडेंट ही मेरे घर में रखूं और हर एक का नाम जानूं, हर एक पे ध्यान रखूं, तो पिछले 3 वर्षों से तो 100% सिलेक्शन दे रहा हूं। अब हर वर्ष के लिए अपन 100% सिलेक्शन देते चले जाएंगे भगवान की कृपा से। चलिए अगला नियम कानून देखते हैं, मार्केटिंग स्टैंडर्ड्स। भाई साहब, जो झूठे वादे किए जाते हैं कि भाई तेरा सिलेक्शन तो पक्का, तो बच्चा कहता भाई साहब 12 लाख बच्चे सीट्स 12 लाख बच्चे परीक्षा दे रहे हैं और सीट्स तो मात्र 40,000 है। तो कोचिंग का मालिक कहता अरे तेरे को तो एक सीट से मतलब है ना, तेरी सीट पक्की, तू चिंता मत कर। और ऐसा वादा हर बच्चे से किया जाता है। मैंने जो वादा किया ना 100%, ये मैं अपने पुराने अनुभव से बोल रहा हूं कि पिछले 3 वर्षों से 2021, 22 और 23 लगातार कैसा भी स्टूडेंट हो, डबल ड्रॉपर भी मेरे यहां आए, उनको भी IIT, NIT और IIIT तक सिलेक्ट करवाया। चलिए, तो ये रूल मैं सच बोल रहा हूं। आइए देखिएगा फीस स्ट्रक्चर। ध्यान से सुनिए। मैंने कुछ दिन पहले ही मेरे YouTube चैनल पर एक वीडियो डाली थी, आप उसको मेरे चैनल पर सर्च कीजिएगा, बिग स्कैम बाय कोचिंग इंडस्ट्री करके। और मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ये मेरी वीडियो केंद्र सरकार ने देख ली हो और उसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए ये कानून बनाया, मुझे तो ऐसा एहसास हो रहा है। उसमें मैंने स्पष्टीकरण किया था कि 1 साल में कोचिंग का मालिक लगभग 12 गुना प्रॉफिट बना रहा है। इतना तो किसी शेयर मार्केट में नहीं होता भाई। तो फीस का नियम एकदम ईमानदारी जैसी फीस ली जाएगी, कुछ भी अनशंट लूट मार नहीं चलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं? एग्जिट पॉलिसी। जी हां, यहां पर ही सबसे ज्यादा तनाव होता था। सामान्यतः जो हमको सुनने में आया है कि कोटा में कोई भी कोचिंग क्या करती है, आपका एडमिशन लेती है, आपसे फीस लेती है और आपसे कहती है कि 10 दिन में फैसला करो आपको हमारे यहां पढ़ना है कि नहीं। हो सकता है कि उस 10 दिन में वो आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव करे, बहुत अच्छा पढ़ाए, और 10 दिन के बाद अपने स्टाइल से, और 10 दिन के बाद आप एडमिशन कैंसिल करवा भी लो, घर चले जाओ, पैसे वापस नहीं देंगे। मगर ये नया कानून ये कहता है कि मान लीजिए कि 10 महीने का कोई कोर्स है और किसी बच्चे ने 1 लाख रुपए दिए, तो माना जाए कि 10,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से फीस है
और मान लीजिए कि 2 महीने में बच्चा कह रहा भैया मेरे बस की नहीं है, बहुत कठिन होता है ये, मैं नहीं पढ़ना चाहता, तो भाई साहब आप उसको बचे हुए 8 महीने के 80,000 दीजिए और उसे विदा कीजिए। इस कानून में भी मैं बहुत खुश क्यों नजर आ रहा हूं? क्योंकि मैं ऑलरेडी फीस मंथली लेता हूं, कोई टेंशन ही नहीं। समझ रहे हैं आप बात को? यानी कि मैं पहले से ही सभी कानून मानते हुए ही चल रहा था, इसलिए मैं खुश हो रहा हूं। कोचिंग इंडस्ट्री पर मुसीबत आई इसलिए खुश नहीं हो रहा हूं। मैं यह कानून खुद ईमानदारी से मानता था और मैं चाहता था कि देश भर के सभी कोचिंग वाले भी इस कानून को माने, मगर अब सरकार खुद इस पर नियम बना रही है, इसलिए भगवान सुनता है हमारी, हमको अच्छा लगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, यहां पर बोल रहे हैं कि आप बच्चों को ठूस ठूस के क्लासरूम में नहीं भरेंगे। प्रति बच्चा कम से कम 1 स्क्वायर मीटर यानी कि लगभग 3 फीट बाई 3 फीट की जगह हर बच्चे के पास कम से कम होनी चाहिए उसके बैठने के लिए। भैया मेरे यहां तो रहने खाने सोने की व्यवस्था है, तो फिर तो मैं तो बहुत ज्यादा जगह देता हूं। आगे अगला नियम आप पढ़ते भी चलिएगा क्योंकि मुझे थोड़ा दूर से छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। स्टडी आवर्स, ध्यान से सुनिए। यहां पर एक मुद्दा है जो सरकार नहीं समझ पाई है, मैं हाईलाइट कर देता हूं। कुछ बड़ी बड़ी कोचिंग और कुछ बड़े बड़े स्कूल आपस में हाथ मिला चुके हैं और ज्यादा लूट मार मचाने के लिए। एडमिशन कोचिंग में होता है और वह कोचिंग उस स्टूडेंट और पेरेंट से कहती है कि फिलहाल आपका बच्चा जिस स्कूल में है वहां से उसको निकालो और हम जिस स्कूल में बोल रहे हैं उसमें डालो, क्योंकि हम उस स्कूल में जाके पढ़ाएंगे। यहां पर एक मुद्दा फिर से क्लियर करना चाहते हैं कि सीबीएसई हो या कोई राज्य सरकार की बोर्ड हो, नियम कहता है कि बीएड और एमएड के टीचर ही स्कूल के अंदर 11-12 के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ऐसे में जो कोचिंग के टीचर्स होते हैं वो बीएड और एमएड नहीं होते हैं। यह स्कूल में घुसकर कैसे पढ़ा रहे हैं, इस पर अभी कानून इसमें हाईलाइटेड नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं आप बात को? इसमें बस हाईलाइटेड इतना है कि इस कोचिंग के अंदर घुसकर 10वीं या 10वीं से छोटे बच्चों को कोचिंग वाले नहीं पढ़ा सकते, मगर 11वीं 12वीं यहां मुझे अलाउड समझ में आता है। मगर इस कानून की धज्जियां उड़ती है जिसमें लिखा गया है कि बीएड और एमएड ही टीचर स्कूल के अंदर पढ़ा सकते हैं। तो यहां पर एक सुधार की जरूरत है या तो क्लेरिफिकेशन की जरूरत है, मैं नहीं समझ रहा हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, कंप्लेंट मैकेनिज्म। सुनिए, बच्चों को, माता पिता को कोचिंग और कोचिंग संचालक और टीचर से कोई भी प्रकार की शिकायत हो सकती है और कभी कभी स्टूडेंट से भी टीचर को शिकायत होती है या पेरेंट्स से शिकायत होती है। तो इसके लिए एक मैकेनिज्म तैयार होगा और हर शिकायत 30 दिन के भीतर सॉल्व होनी चाहिए। और पिछले पेज पर जो एग्जिट पॉलिसी थी उसमें आपने फीस रिटर्न की डिमांड करी तो कोचिंग को बचे हुए महीनों की फीस 10 दिन के भीतर वापस करना ही पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पेनाल्टी, यदि ऊपर वाले जो भी नियम कानून है उसको पहली बार यदि कोचिंग तोड़ती है तो 25,000 रुपए की पेनाल्टी, दूसरी बार तोड़ती है तो 1 लाख रुपए की पेनाल्टी, और फिर अगेन तोड़ दिया नियम तो भाई साहब आपकी कोचिंग बंद। डन। बहुत प्यारे नियम बनाए हैं, भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। और कंक्लूजन अब सुनिए क्या आता है। केंद्र सरकार ने नियम बनाया, गाइडलाइन जारी करी, राज्य सरकार उसको लागू करने में कितने दिन लगाती है उतने दिन और कोचिंग इंडस्ट्री वाले मजे करेंगे। ठीक है सभी मित्रों, आप लोगों से अनुरोध है कि मैंने ये जो जानकारी आप लोगों को दी, प्लीज इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और इसके पहले मैंने 2 वीडियो डाली थी, एक तो बिग स्कैम
बाय कोचिंग इंडस्ट्री, वो भी आप जरूर देखिएगा। और दूसरी मैंने कॉल रिकॉर्डिंग डाली थी कोटा के बच्चे की, कि भाई बच्चा कितना परेशान है। और हम मान लीजिए कि हम छोटी कोचिंग है, अब तो ट्यूशन सेंटर कहलाते हैं हम, क्योंकि हम 9 बच्चे पढ़ा रहे हैं, मगर जो 5 जेई उसमें से दे रहे हैं वो पांचों के पांचों भगवान की कृपा से सिलेक्ट होंगे। और पिछले वर्षों के अनुमान के अनुसार हम बोल सकते हैं कि 2021 में, 22 में और 23 में जितने स्टूडेंट मेरे पास रहे, कहना माने खुशी खुशी, रूल रेगुलेशन माने, सभी का 100% सिलेक्शन हुआ। और जो माता पिता दूसरे शहरों में हैं, बार बार उनकी जॉब शिफ्टिंग होती रहती है, उनके लिए मैं तो बहुत अच्छा हूं, क्योंकि कैमरे का जो रूल रेगुलेशन है वो भी कैमरे मेरे यहां लगे हुए हैं। और यहां तक कि मैं तो कैमरे का कंट्रोल माता पिता के हाथ में भी दे सकता हूं, कि उनका बच्चा मेरे यहां किस समय क्या कर रहा है उनको हर समय दिखाई दे। तो सभी पेरेंट्स, क्योंकि उनको मैं मित्र बोल सकता हूं क्योंकि वो सभी लगभग मेरी उम्र के ही हैं, तो आप सभी मित्र जो कि स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं और सभी प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों से अनुरोध है कि अभी तक आप जिन कोचिंग सेंटर्स पर दीवाने होते थे और उनको अच्छा मानते थे, उनमें कुछ गड़बड़ थी, तभी तो भारत सरकार कानून लेकर आई, नहीं तो क्यों लाती। तो किसी पर अंधा विश्वास ना कीजिए। और मेरी सलाह है कि जो मेरा सिस्टम है उसको समझिए। हम लोग क्यों 100% सिलेक्शन दे रहे हैं, उसका कारण क्या है। जो एक सिलेक्शन देने वाले बच्चे में गुण होना चाहिए, सीरियसली पढ़ाई करना, चैप्टर्स को, टॉपिक को समझना, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा टेस्ट, और दिन भर या तो पढ़ाई करो या भगवान से बातें करो। मंदिर बगल में ही है, जाइए, भगवान से बातचीत करिए, मगर आप मोबाइल मत खेलिए। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जब कोई बच्चा 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद कहता है कि मम्मी 5 मिनट 10 मिनट मोबाइल, या पावर नैप लेने लगे हैं आजकल बच्चे, वो तो बहुत गलत चीज है। पावर नैप लेना ही नहीं चाहिए बार बार, नहीं तो एग्जाम हॉल में पावर नैप की जरूरत पड़ेगी। तो यदि आपने 2 घंटे पढ़ाई करके 5 मिनट 10 मिनट मोबाइल खेला, आप मुझे एक बात बताइए, आपने शब्द यूज किया कि 2 घंटे पढ़ाई से बोरियत हुई और मोबाइल में मजा आया। अब मुझे एक बात बताइए, वापस बच्चा पढ़ने बैठा तो क्या आप पूरे 2 घंटे पढ़ पाएगा? अब उसका दिल और दिमाग कहेगा कि भाई वो मोबाइल जल्दी ला, तो अब पढ़ाई कम होगी और मोबाइल की लेंथ ज्यादा होगी, और धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। और एग्जाम हॉल में बोरियत से भरी हुई पढ़ाई याद आएगी या मोबाइल याद आएगा। और मेरे यहां मैं बच्चों को ये जो बुरी आदतें हैं इनको धीरे धीरे छुड़वा देता हूं और उनको पढ़ाई में ही इंटरेस्ट आए, ये वाले गुण विकसित करता हूं, जो कि एक नॉर्मल टॉपर बच्चे के गुण होते हैं, जो स्कॉलरशिप में बेहतरीन नंबर लाता है और कोचिंग फ्री में एडमिशन देती है ना, वो गुण मेरे यहां के बच्चे में धीरे 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 विकसित हो जाता है। इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि मेरी इस वीडियो को मार्केटिंग ना समझे। मैं आपको इनवाइट करता हूं कि मेरी संस्था में आए, मेरे सिस्टम को समझे, और फीस ऑलरेडी ही मंथली है भाई, और 100% सिलेक्शन दे रहे हैं। मेरे YouTube चैनल के अबाउट सेक्शन में सारे सबूत हैं। IIT और NIT में लगातार सिलेक्शन दे रहा था, मगर लास्ट ईयर एक बच्चा जो पढ़ाई में बहुत कमजोर था, आंसर आ जाए ना तो भी उसको डर लगता था कि यार मेरे से कैसे आ गया, टिक कैसे करूं। ये एक बच्चा, सिर्फ एक, यह IIT NIT नहीं पहुंच पाया, मगर IIIT पहुंच गया। इसलिए यह IIIT शब्द आया, नहीं तो हर एक बच्चा IIT NIT सिलेक्ट हुआ। इस एक के कारण IIIT शब्द मैंने इंट्रोड्यूस किया। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि मैं अपने इस सिस्टम में क्या कर रहा हूं कि यह जादू हो रहा है। यह आप जब जानेंगे, गहराई से मेरी बातों को समझेंगे, तो आपको मेरा सिस्टम ठीक लगेगा। हाँ, बहुत सीधा साधा सा मेरा घर है, मेरे घर के अंदर ही स्टूडेंट्स रहते हैं, सीधा साधा
भोजन करते हैं हम लोग वेजिटेबल, क्या बोलते हैं, वेजिटेरियन फूड। हाँ, तो आप लोग आए, हमारे सिस्टम को समझे, और प्रभु श्री राम की कृपा से लगातार रिजल्ट हमारा 100% आ रहा है। भगवान ऐसी कृपा बनाए रखे। रामलला की स्थापना के साथ साथ राम राज्य की स्थापना तब होगी जब ऑलरेडी हर व्यक्ति अंदर से ही दिल से ईमानदार हो जाए, स्टूडेंट पढ़ाई के प्रति ईमानदार हो जाए, और टीचर उनको सही दिशा में चलाने के लिए ईमानदार हो जाए। चलिए, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।